नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप सब लोगों ने इस चैनल को इतना प्रशंसनीय बना दिया है कि 1 से 1.5 महीने के अंतर में ही बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लोग आगे उसको बढ़ चढ़ कर शेयर कर रहे हैं। लेकिन मेरी आप सब लोगों से विनती है कि इस चैनल को लगभग 1 लाख लोग अभी कंटिन्यू देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर अभी काफ़ी कम लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। मेरी उन सब लोगों से विनती है और मैं आग्रह करूंगा कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आने वाली मंजिल की ओर अच्छे से जल्दी अग्रसर हो सकें। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा मोटिव यही है कि मेरे को सभी लोगों को ग्लोबली एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है, जिससे हमारी जितनी भी सामाजिक ज़रूरतें हैं वो सभी पूरी हो सके। और मुझे सारे समुदायों को, सभी वर्ग के लोगों को इसमें इकट्ठा करना है। मेरा मकसद केवल खाली यूट्यूबर बन के रहना नहीं है। मुझे युवाओं तक नई नई टेक्नोलॉजी और सारी उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है कि आगे हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं। जल्दी से जल्दी हमें अपने देश को विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है। और मैंने 15 साल का टारगेट लिया है। अभी हम 2025 में हैं और जब आने वाली 2040 का जो वक्त होगा, उसमें 15 अगस्त को हम पूरे विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि ये होके रहेगा, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा। हमें पूरे विश्व पटल पर सबको एक साथ आना पड़ेगा और हमें सारे गिले शिकवे अपने भुलाकर, अपने पर्सनल स्वार्थ को छोड़कर फिर पुनः एक अलख जगाना है। हम सबको वापस आना है, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना है, जिससे हम सभी की तरक्की कई गुनी हो जाए और हमारा जो सफ़र है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। सारी दुनिया की निगाहें भारत पर है कि देखो भारत कितनी अच्छी गति से बढ़ रहा है। जीडीपी हमारे भारत की भी सबसे ज़्यादा है। बाकी के जो लोग पहले से ऑलरेडी विकसित थे, उनकी ग्रोथ उतनी नहीं है। और अभी हाल में हमारा देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें जापान को अभी पीछे छोड़ा है। आज का हमारा विषय का टॉपिक है कि कोई भी सफल व्यक्ति अगर होते हैं तो उनके पीछे एक हिडन चेहरा होता है। वो उनकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी का होता है। वो उनको कितना सपोर्ट कर रही है और उनके जीवन में उन्होंने कितना अपना महत्वपूर्ण पार्ट रोल अदा किया है, उन्होंने उनको कितना सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि एक सफल व्यक्ति के जीवन में सफलता का बहुत बड़ा योगदान उनकी धर्मपत्नी का होता है। कोई भी व्यक्ति सिंगल उतना सफल नहीं हो सकता जब तक उनको अपने परिवार का, अपनी अर्धांगिनी का, अपनी धर्मपत्नी का और बच्चों का समर्थन ना मिले। तो मैं ये सबसे कहूँगा कि सभी लोग अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें, परिवार के साथ मिलकर चलें। नहीं तो दुनिया हम लोगों पर हंसेगी कि बात करते हैं पूरे देश की और विश्व की, और अपने हम घर का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं या एकजुट होकर नहीं रह पा रहे हैं। हमेशा पहले अपने घर को अच्छा करना है, फिर आस पड़ोस को अच्छा करना है, फिर अपने ज़िले को, और उसके बाद स्टेट को, फिर पूरे देश को, उसके बाद पूरे विश्व को संगठित करना है। और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी काम असंभव नहीं होता, लेकिन काम कोई भी
अगर बड़ा गोल बनाया है आपने, आसान भी नहीं होता। जिस तरह मैंने वो अपना गोल बनाया है कि 150 करोड़ लोगों को अगले 15 साल में एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना है, काम बहुत आसान नहीं है, लेकिन काम मुश्किल भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो अगले 5 लोगों को, और जो भी उनसे प्रेरित होते हैं वो अगले 5 लोगों को और अगले 5 लोगों को बताते रहें, जिससे एक बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाएगी। अब आप अपने खास टॉपिक पर आते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे इस चैनल में अभी महिलाओं का योगदान केवल 25% है। 25%, 75% सभी लोग देख रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें लगभग 30% युवा लोग हैं जो 25 से 34 वर्ष की उम्र के हैं। मेरा खास मकसद भी उन्हीं को आगे लेके आना है, क्योंकि आने वाले टाइम पर सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगी। उसी में से हमें डॉक्टरों को चुनना है, इंजीनियर को चुनना है, जज को चुनना है, और सारी सरकारों के लिए कैंडिडेट भी वहीं से चुनने हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने पड़ेंगे, हमें उनको इस लायक लाना पड़ेगा, और ख़ास तौर से बेटियों को हमें अच्छे संस्कार देने होंगे, क्योंकि एक बेटी 2 परिवारों का हिस्सा होती है और वो 2 परिवारों को सुधारती है। आपने देखा होगा कि बेटियां बेटों से ज़्यादा संस्कारी होती हैं, और बेटी पहले अपने मायके में 20 से 22 साल रहती है, जिसमें माँ बाप अपने भाई बहनों का प्यार वो पाती है। लेकिन एक बहुत दुखद घड़ी होती है कि जब उसकी शादी होती है तो उसको अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने से अलग करना होता है। आधा जीवन बेचारी का वहाँ घर पर निकल गया है अपने मायके में। अब उसको एक नई शुरुआत करनी होती है, सभी लोग वहाँ के नए होते हैं। फिर उसमें उसको एक नया माहौल में अपना अच्छा करियर की स्टार्ट करना होता है, और उन सब में मिक्स होना होता है, उनकी सबकी समस्याएं सुननी होती है, और उसको हम कैसे अपने परिवार को आगे करें, विकसित करें और समृद्ध करें, वो जिम्मेवारी मेन गृहिणी की ही होती है। क्योंकि आदमी लोग ज़्यादातर अब तक रहा है कि सारे लोग बाहर व्यवसाय में रहते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं सारे क्षेत्रों में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आगे आ रही हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, और हमें कभी भी महिलाओं को कम नहीं आंकना है, क्योंकि महिला कम होती ही कहाँ है। कोई भी बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, हमेशा ध्यान रखें कि अगर 20 किलो का वजन कभी आप लेके 1 घंटे भी लगातार चल रहे हैं तो आप थक जाते हैं, लेकिन माँ बच्चे का लगभग 10 किलो वजन हो जाता है, क्योंकि बच्चे का वजन है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। तो उसको लेके लगभग 10 किलो का वजन माँ 9 महीने लेके चलती है लगातार, और वो बड़ी खुश होती है कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर आया है, मेरे यहाँ एक नवजात शिशु आने वाला है, और ये उस महिला की बहुत बड़ी खुशी और उपलब्धि होती है। खुशी परिवार में सबके लिए होती है, लेकिन पीड़ा बेचारी उस महिला को प्रसव के टाइम पे और ज़्यादा सहनी पड़ती है, और हमेशा जिंदगी भर वो ये चाहेगी कि मेरा बच्चा खुश रहे, मेरी परिवार पर कभी कोई आँच ना आए, मेरा पति सुखी रहे। तो समस्या फिर कहाँ पे है? अभी आए दिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस इधर से उधर हो रहे हैं, जिसमें पत्नियां पतियों को मार रही है, पति पत्नी को मार रहे हैं, और बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को। आखिर हो क्या गया है ये? मेरा देश, जिसकी गाथाएं पूरे विश्व में गाई जाती है, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, जिसको हम प्राचीन सभ्यता का गुरु कहते हैं, जिसको हम विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, जिसको हम आर्थिक अर्थव्यवस्था में नंबर 1 लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। मैं वही सबसे निवेदन करता हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग मेरे चैनल पर उसको देखें और अपनी समस्या का सारा उसमें ब्यौरा डालें। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों की समस्या बड़े आसानी से
सुगमता से सॉल्व करो। मैं बार बार कहता हूँ, हर एक घर में या हर एक मोहल्ले में लड़ाई केवल लालच की और फालतू की ईगो की है। जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर उसको समझदारी से समझा जाए, सुलझाया जाए, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि बाय द वे पति पत्नी में भी छोटी सी टकरार हुई, आपस में समझौता नहीं करते, कोई किसी से झुकना नहीं चाहता है या कोई किसी से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता है। थोड़े दिन बाद वही छोटी सी दरार एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है और वहाँ तलाक तक की नौबत आ जाती है या एक दूसरे को मारने के लिए आमादा हो जाते हैं। एक चीज़ और समझना कि कभी आपका कोई नुकसान ऐसा आदमी तो कर नहीं सकता जो वास्तव में आपको जानता ही ना हो। नुकसान वही करता है जो आपका पहले बहुत नज़दीकी संबंधी था, किसी कारण से आपके उनके संबंध खराब हुए और वो आपको अंदर से अभी भी प्यार करता है, लेकिन अब एक जलन ईर्ष्या हो गई तो वो आपको छोटे टाइम के लिए या कुछ ईर्ष्या की वजह से वो अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है और आपको वो उस टाइम पे कष्ट पहुंचाना चाहता है। लेकिन वास्तव में बात करें तो उसके दिल के कोने में कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार था, है और रहेगा। लेकिन नफरत की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि लोग गुस्से में पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा जरूरत है तो ज्ञान की। एक अभी बात चल रही है, मैं उस रास्ते पर वापस आता हूँ कि महिला महिला सबसे पहले किसी की वो एक बेटी होती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो किसी की पत्नी होती है और किसी न किसी की वो बहन होती है। उसके बाद में जब वो फिर खुद माँ बनती है तो सारे रिश्ते वो सब दोहराए जाते हैं। तो एक युवती में वो सारे रिश्ते होते हैं, वो किसी की माँ भी है, वो किसी की बहन भी है, वो दादी भी है और वो सारे रिश्ते निभाती है अच्छे से। लेकिन फिर फर्क कहाँ है? क्यों इतनी हिंसा बढ़ रही है? ऐसा क्या हो गया कि समाज में इस तरह की आंतरिक कलह बढ़ रही है? मैं तो बार बार कहूँगा कहीं कमी है तो हमारे संस्कारों। हम अपने बच्चों के साथ ठीक से टाइम नहीं बिता रहे हैं और जो बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं वो भी कुछ अच्छा नहीं देख रहे, क्योंकि बच्चा कभी भी देखने से करता है कोई काम, आपके कहने से कभी वो नहीं करता है। पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, उसके बाद में हम उम्मीद करें कि हमारी न्यू जनरेशन हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी या हमारे विचारों को अपने आप में ढालेगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि अच्छी पत्नी, अच्छी बेटी वही है जो परिवार की उस तरह की समस्या को एनालाइज करे और उस समस्या से निकलने में सहयोग करे। आपने देखा होगा कि बेटी या शादी हो गई है युवती, वो कुछ ना कुछ अपना पैसे का, अपना कुछ, आप उसको कह सकते हैं कि अपना गुल्लक में रखती है या कुछ पैसा संचित करके रखती है। जब आप पर कभी कोई विपत्ति आती है तो वो बड़े सम्मान के साथ आपको उस पैसे को देती है कि कुछ पैसे मैंने आपके लिए जमा करके रखे थे, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं और आप अपनी जो भी समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। तो मैं बार बार कहूँगा कि अच्छी पत्नी, अच्छी बेटी वही है जो परिवार की समस्याओं को देखे और ऐसी कोई नौबत ना आए जिसकी वजह से आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी गर्दन नीचे झुकानी पड़े। और कभी भी अपने पति के पॉकेट से पैसा लेना कोई चोरी नहीं है, क्योंकि पत्नी ऐसा नहीं है कि उसको एकदम से कहीं पे खर्च कर देगी या फिजूल खर्च कर देगी। पत्नियों की या युवतियों की एक अपने आप में प्रवृत्ति होती है, वो हमेशा कुछ संचय करने का कोशिश करती, कुछ बचाने की कोशिश करती है, इमरजेंसी में वो फंड आपको काम आए। और हमेशा जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो बेचारी देखेंगे कि आपको रात में ही आपके सारे कपड़े वगैरह तैयार करके सारी चीज़ें सुविधाएं आपको देंगी। सुबह खुद जल्दी उठेगी, वो आपको अच्छा ब्रेकफास्ट बना के देगी, पॉसिबल हुआ तो लंच भी बना के दे। जब भी आप कहीं ड्यूटी अपने जाते हैं या ऑफिस डेली रोजमर्रा के काम पे जा रहे हैं तो उनका बराबर का हिस्सेदारी रहती है। वो हमेशा
आपका पूरा ख्याल रखती हैं, आपके कपड़े वगैरह सब अप टू डेट रखती है, और आपके कोई भी समस्या ना आ जाए, कोई भी ब्रेकफास्ट आपको बाहर का कोई गलत ना खाना पड़े, या कोई भी लंच आपको बाहर से गलत ना खाना पड़े, उनको आपके स्वास्थ्य की बड़ी भी फिक्र रहती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो सच्ची महिला होगी, जो वास्तव में पतिव्रता महिला होती है, वो अपने आदमी का मरते जीवन तक साथ देती है, और उसी साथ के लिए उसको बोला गया है कि उसको वास्तव में अर्धांगिनी, मतलब आधा उसकी जिम्मेवारी आपकी है। इसी तरह से पतियों के लिए मैं आदमियों के लिए कहता हूँ कि सब कंधे से कंधा मिला के चले, हमें किसी की कमी थोड़ी निकालनी है। हमें तो मेन उद्देश्य देखना है कि हमने भारतवर्ष को आगे ले जाना है। अगर सबका गोल एक होगा, निश्चय ही हम अपने काम में सफल होंगे। लेकिन कभी कभार छोटी सी लालच के लिए, छोटी सी चीज़ों के लिए हमारे मकसद चेंज हो जाते हैं, वहीं लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, वहीं लालच में दंगे शुरू होते हैं, और वहीं विनाश के रास्ते खुल जाते हैं। तो सभी से मैं यही कहूँगा कि लेडीज भी बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, उनमें सब समानता है। और मैं तो कहूँगा कि हमारे यहाँ लेडीजों को देवियों के रूप में पूजा जाता है, बच्चियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है। सारी शक्तियाँ भी उन्हीं में समाहित हैं। अगर आपको विद्या चाहिए तो आपको सरस्वती माँ की आराधना करनी पड़ेगी, आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी माँ की आराधना करनी पड़ेगी, अगर आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गे माँ की आराधना करनी पड़ेगी। तो सारी शक्तियाँ तो हमारी देवियों के पास ही है। हम लोग तो बस उनकी बुराइयां देखते हैं, कभी उनमें अच्छाइयां देखते ही नहीं हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। हमेशा हमें ये जीवन में देखना है कि हमारे से बुरा जिंदगी में कोई आदमी न था, न है, न होगा। हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे से विनम्रता से बात करनी है। कभी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ सारा चक्कर तो ईगो का है। लोग अगर चार पैसे कमा लेते हैं, सामने वाले को कुछ समझते नहीं है। अगर चार पहिए की गाड़ी में चल रहे हैं, साइकिल वाले को कुछ समझते नहीं है। अगर चार पहिए की गाड़ी में चल रहे हैं तो बाइक वाले को कोई समझते नहीं है, या बाइक कोई महंगी ले ली तो वो साइकिल वाले को समझते नहीं है। मेरे भाई, पैसे आने से कोई भी आदमी भगवान नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें भगवान की, तो भगवान तो कितने दयालु हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। वो तो अहंकार को पास में भी नहीं आने देते हैं, और अहंकारियों को बड़ा अच्छा सबक सिखाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन में बुराइयों को त्यागे, अच्छे जीवन आचरण को एडॉप्ट करें, नारियों का सम्मान करें, और अपने पहले परिवार का ख्याल करें। परिवार को जब आपने सुधार लिया तो फिर आप बाहर की एटमॉस्फेयर को देख सकते हो, बाहर की जनता को देख सकते हो। और हमारे मुद्दे बड़े क्लियर है कि सबको हमें साक्षर बनाना है, फिर उसके बाद सबको वेल एजुकेटेड शिक्षित बनाना है। बाद में हमें सड़कों के गड्ढे भरने हैं, और ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन देना है कि वो सीमेंटेड रोड हों, कभी कोई समस्या ही ना आए। और उसके आगे हमें जितना भी हमारी मेडिकल सुविधाएं हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में वो होनी चाहिए, जिससे किसी को कोई समस्या ना हो और उसमें कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही एजुकेशन, सबका उस पर अधिकार है। सारे स्कूल 1 किलोमीटर के एरिया में हों, पब्लिक के उसकी आबादी की संख्या के हिसाब से। और रेलवे में या बसों में सीटें निर्धारित होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बुकिंग नहीं होनी चाहिए। कभी कभी देखते हैं हम जनरल के डब्बे में इतने लोग घुस जाते हैं कि वहाँ सांस लेने की जगह नहीं होती। तो क्या हम उसको भी मेट्रो की तरह दरवाजे क्लोज नहीं कर सकते? अगर वो सीट फुल हो गई हैं तो उसको वहाँ एंट्री ही ना दें कि भाई इसमें नहीं जा सकते हो आप, एक्सीडेंट के चांस है या कुछ और गलत हो सकता है। और उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जितनी ट्रेन है उनको डबल करना पड़ेगा। और जो भी हमारे कनेक्टिविटी है और उनको अच्छा करना पड़ेगा, जैसे कि मेट्रो के साथ में बस स्टैंड होना चाहिए, या रेलवे का दूसरा जो है हमारा ट्रैक होना चाहिए।
जिससे आपस में कनेक्टिविटी अच्छी हो, जिससे ये फोर व्हीलर छोटे छोटे ये वाहन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अगर एक व्यक्ति एक कार में जा रहा है तो उससे पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और रोड उससे टूट रही है, मेंटेनेंस के खर्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उन सबको कंट्रोल, मेरा एजेंडा बहुत बड़ा है। मैं 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो में वो सब नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप सबका मुझे सहयोग चाहिए। मिशन अभी काफ़ी आगे जाना है। बस आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और उसको आगे बढ़ाएं। फिर हम अपने मूल मूल एजेंडे पे काम करेंगे, जिससे सभी पूरे देश का, देशवासियों का विकास होगा और सबको हमारी परेशानियों से निजात मिलेगी। धन्यवाद।